फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अभिषेक ने मोनिका से पूछा रिया कहाँ है। वो कमरे में है और वहीं रहेगी। मोनिका ने हंसते हुए कहा, ये तो सुन लिया, पर वो कमरे में क्यों है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अभिषेक थोड़ा परेशान हो गया ये सुनकर। अब आगे तबीयत वगैरह सब सही है, पर मैडम जी को होली नहीं खेलनी है, इसीलिए। मोनिका ने रंगों से भरी प्लेट उन लोगों के सामने रखते हुए कहा। क्या? अभिषेक चौंका, पर ये क्या बात हुई? मैं यहाँ उसके साथ होली खेलने आया हूँ और वो है कि कमरे में छुपी बैठी है। अभिषेक ने रेखा से कहा कि वो जरा उसके साथ में चले। रेखा अभिषेक के साथ रिया के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और बाहर से ही आवाज दी, रिया जरा दरवाजा तो खोल। नहीं भाभी, मुझे नहीं खोलना दरवाजा। आप जरूर उस मोनिका की बच्ची के साथ यहाँ आई है ना? अरे नहीं भाई, मैं अकेली हूँ। मोनिका बाहर सौरव के साथ होली खेलने में बिजी है। सॉरी भाभी, पर मैं बाहर नहीं आऊंगी। आई नो, मोनिका जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगी और मेरे दरवाजा खोलते ही मुझे रंग लगाने के लिए सामने आ जाएगी। इससे पहले कि रेखा कुछ और कहती, अभिषेक ने उसे चुप रहने का इशारा किया और रिया का दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो रिया को लगा भाभी सच में चली गई है और उसने चेक करने के लिए दरवाजा खोला और जैसे ही वो बाहर निकली, सामने रेखा और अभिषेक को खड़े देखकर वो सकपका गई। रेखा ने अभिषेक से हंसते हुए कहा, लीजिए भैया, मैंने आपके चोर को आपके सुपर्द कर दिया है, अब आप जाने और आपका चोर। इतना कहकर वो वहां से मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। रिया नजरें नीचे करके खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो अभिषेक से क्या कहे। दिल की हालत भी बहुत अजीब होती है। जो इंसान सामने ना हो तो दिल में इतने ख्याल आते हैं कि जब वो सामने आएगा तो ये कहेंगे वो कहेंगे, और जब वो इंसान सामने होता है तो जैसे जुबान को लकवा मार जाता है। कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या कहें और क्या ना कहें। वही हाल रिया का भी हो रहा था। अभिषेक जब सामने नहीं था तब रोती थी, परेशान होती थी और सोचती थी बस एक बार वो सामने आ जाए, कहीं भी नहीं जाने दूंगी उसे, हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूंगी। और आप देख लो, वो उसके घर आया है उसे मिलने के लिए, और वो है कि अपने कमरे में छुपी बैठी थी। अभिषेक ने उसे कहा, ये तो बहुत गलत बात है ना तुम्हारी। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे साथ रंग खेलने आया हूँ, और तुम हो कि मेरे सामने भी नहीं आना चाह रही हो। रिया खामोश थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अभिषेक ने फिर कहा, अब चुप क्यों हो, बोलो भी। रिया ने कहा, वो मुझे डर लगता है। डर? पर किस बात का? अभिषेक ने पूछा। वो दूसरों के ऊपर रंग खेलते हुए देखने में मजा आता है, पर अपने ऊपर रंग खेलने से डर लगता है। रिया ने इतनी मासूमियत से कहा कि अभिषेक को हंसी आ गई। ये क्या बात हुई भला? जब तुम किसी के ऊपर रंग डालोगी तो फिर वो भी तो तुम्हें रंग लगाएगा ना, तभी तो होली खेलने का मजा है। कुछ रुककर, एक मिनट, कहीं तुम इसीलिए तो यहाँ नहीं छुपी थी कि मैं तुम्हें रंग ना लगाऊं और तुम बच जाओ मुझसे? रिया फिर से चुप खड़ी थी। सुनिए रिया जी, अपनी गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि मैं तो तुम्हें रंग लगाए बिना आज जाऊंगा नहीं। रिया ने कहा, ठीक है, फिर लगा लो रंग, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही खड़ी हूँ। और उसने अपनी आंखें बंद करके अपना एक गाल अभिषेक की तरफ कर दिया। अभिषेक खड़ा मुस्कुरा रहा था। रिया की इस हरकत पर जब थोड़ी देर अभिषेक ने कुछ नहीं किया तो रिया ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, अब क्यों नहीं लगा रहे हैं रंग? लगाओ ना मुझे रंग। वो खुद को जबरदस्ती वहां रोके हुए थी। अभिषेक को उसकी हरकत बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे ही लग रही थी। अभिषेक ने अपनी जेब से थोड़े से पीले रंग का गुलाल निकाला और आहिस्ता से उसके गाल पर लगा दिया। रिया ने अपनी आंखें खोल ली। अभिषेक को अपने इतने करीब पाकर वह थोड़ा सा पीछे की ओर होना चाह रही थी तो अभिषेक ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। रिया की नजरें एक बार फिर से झुक गई। मुझे बिना रंग लगाए ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? इस पल के लिए कितना तरसा हूँ मैं, और तुम यूं ही चली जाओगी? अभिषेक ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा। रिया ने एक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोक दिया और बोली, मैं कैसे रंग लगाऊं? मेरे पास तो रंग है ही नहीं। अभिषेक ने कहा, मुझे दूसरा कोई रंग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे रंग में ही रंगना है। और इतना बोलकर
उसने अपने गाल को रिया के रंग लगे गाल से छुआ दिया और थोड़ा सा गुलाल अभिषेक के गाल पर भी लग गया। हैप्पी होली रिया, अभिषेक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। हैप्पी होली अभिषेक, रिया ने भी उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा। अभिषेक ने रिया को अपने ही रंग में रंग दिया। आखिर दोनों ने एक लंबे इंतजार के बाद एक दूसरे के साथ होली मनाई और सही मायने में एक दूसरे के हो गए। अभिषेक ने रिया का हाथ थामा और उसे लेकर बाहर लॉन में आया। वहां देखा तो सब के सब होली के रंगों से सरोबार थे। आज तो दीपक भी अपनी सब टीमें से बाहर निकलकर रेखा, मोनिका और सौरव के साथ खूब मजे ले लेकर होली खेल रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर अभिषेक की माँ और रिया की माँ उन सब की मस्ती देखकर बहुत खुश हो रही थी। अभिषेक की दीदी और जिया जी वहाँ कुछ देर रुककर अपने घर चले गए थे। उन लोगों को वहाँ भी होली सेलिब्रेट करनी थी। अभिषेक ने रिया से कहा, तुम ये सब सच में मिस करना चाहती थी। देखो सब कितने खुश हैं और कितने मजे से एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं। चलो हम लोग भी इनमें शामिल हो जाते हैं। और इतना कहकर वो रिया का हाथ पकड़कर सबके बीच में ले गया और सबसे बोला, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। जब सबने रिया को वहां खड़ा देखा तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर सबने मिलकर रिया को खूब जी भर कर रंग लगाया। रिया को भी अब मजा आने लगा था। अब उसने भी अपना डर, अपनी झिझक एक किनारे रखकर सबके साथ मस्ती धमाल करना शुरू कर दिया। सबको वही पुराने वाली रिया नजर आने लगी जो जिंदगी के हर लम्हे को पूरी तरह से खुलकर जीती थी। सब बहुत खुश हो रहे थे और सबसे ज्यादा दीपक। उसने आगे बढ़कर अभिषेक को गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच मेरी बहन मुझे वापस लौटाने के लिए। अभिषेक ने दीपक के हाथ पकड़े हुए ही कहा, भैया रिया जितनी आपके लिए स्पेशल है उतनी ही मेरे लिए भी है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे भी अपनी पुराने वाली रिया से ही प्यार हुआ था। और दोनों फिर से एक दूसरे के गले लग गए। अभिषेक, दीपक और बाकी सबकी परमिशन लेकर रिया को बाहर घुमाने ले गया। दोनों ही एक जैसे गुलाल के रंग में रंगे बाइक पर बैठकर निकल गए घूमने के लिए। आज पूरे शहर पर होली की खुमारी छाई हुई थी। रिया ने अभिषेक को कमर से पकड़ रखा था। उसने अपना सर अभिषेक के कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अभिषेक रिया को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था। जब बाइक रुकी तब रिया ने आंखें खोलकर देखा तो वह दंग रह गई। कितनी खूबसूरत जगह थी वो। अभिषेक ने गेट खोला और दोनों अंदर आ गए। रिया ने पूछा, यहाँ कोई केयर टेकर नहीं है क्या? अभिषेक ने कहा, है पर आज होली की छुट्टी में वो भी अपने घर गया है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। यहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है आज। इतना कहकर उसने रिया को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर रूम में ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। अभिषेक रिया की गोद में सर रखकर वही जमीन पर बैठ गया। उसने रिया के हाथों को चूमा और कहा, जानती हो रिया, आज से कुछ महीने पहले तक मैं यह भी नहीं जानता था कि वापस अपने घर आ भी पाऊंगा या नहीं। मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार मिलेगा भी या नहीं। इतना कहते कहते उसकी आंखों में नमी आ गई। रिया भी अभिषेक के पास नीचे जमीन पर ही बैठ गई और उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली, मैंने भी कहाँ सोचा था कि तुम मुझे यूं इस तरह से अचानक मिल जाओगे। रोज एक उम्मीद जागती थी कि शायद आज तुम्हारे बारे में कोई जानकारी मिले, शायद आज तुम्हारे हेडक्वार्टर से तुम्हारे बारे में कोई खबर मिले। पर जैसे जैसे शाम ढलती जाती उम्मीद का दिया भी बुझता जाता था और हर बीतते दिन के साथ मेरी उम्मीद भी तुम वापस आओगे टूटती जा रही थी। अभिषेक, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, नहीं रह पाऊंगी मैं तुमसे अलग होकर। रिया ने भर्राए गले के साथ कहा, तुमसे अलग होकर तुम मेरा भी कोई वजूद नहीं है पागल। अभिषेक ने प्यार से रिया के गालों को छूते हुए कहा, तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं हर पल तुम्हें याद करके कितना रोई हूँ मैं। रिया ने अभिषेक को नम आंखों से देखते हुए कहा। अभिषेक ने कहा, सॉरी रिया, पर मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन उस समय तो मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, अपने देश में या फिर दुश्मन देश की सरजमी पर जिंदा बचूंगा भी या नहीं। रिया ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलो, बहुत घबराहट होती है मुझे। अभिषेक ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, जानती हो, जब मैं सर्च ऑपरेशन के लिए निकल रहा था तो बंद आंखों से मैंने तुम्हें आवाज दी थी और अपना ख्याल रखने को बोला था।
रिया ने हैरानी से उसको देखते हुए कहा, हाँ, मुझे भी उस रात बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे ऐसा भी लगा कि तुमने मुझे आवाज दी थी। हम दोनों बहुत अजीब है ना। रिया ने अभिषेक की बात पूरी की। पहले कितना चिढ़ती थी तुम, मैंने कितनी बार कोशिश की तुमसे बात करने की, पर तुम तो मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझती थी। अभिषेक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तभी तो तुमने मुझसे उस बात का बदला मुझसे इस तरह से लिया है। रिया ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, जब मैं उस टेररिस्ट के पीछे भाग रहा था तभी मुझे सौरव की आवाज सुनाई पड़ी थी। वो लगातार मुझसे वहां से वापस आने के लिए बोल रहा था, पर मैं उसके पीछे इतनी दूर जाकर वापस आने की हालत में नहीं था। मैं उसकी चाल समझ गया था कि वो मुझे इस तरह जानबूझकर लाया था। वो ये जान गया था कि मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो फिर क्यों ना मुझे भी अपने साथ मारकर ही मरे। और वो लैंडमाइन वाली जगह पर मुझे जानबूझकर ले गया, पर इससे पहले कि उसका सोचा पूरा होता मैं वहीं रुक गया, क्योंकि मुझे जमीन के ऊपर कुछ निशान दिख रहे थे जो ये बता रहे थे कि यहाँ से बारूदी सुरंग शुरू हो रही है। वो आतंकी मेरे अचानक रुकने से कंफ्यूज हो गया और जल्दबाजी में खुद उसका ही पैर उस सुरंग के ट्रिगर पर रखा गया और वो ब्लास्ट हो गया। पर धमाका इतना तेज था कि मैं खुद भी बहुत दूर झेलम के किनारे जाकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। तुम्हें पता है, आंखें बंद होते समय मैंने एक बार तुम्हारे चेहरे को याद किया और फिर पता नहीं मैं कब बेहोश हुआ, कुछ भी याद नहीं मुझे। रिया आंखों में आंसू लिए अभिषेक की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। अभिषेक ने उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और आगे बताना शुरू किया। जब आंखें खुली तो खुद को एक अंधेरी सी जगह पर किसी चारपाई पर लेटा पाया। मेरे कपड़े बदले जा चुके थे, पूरे शरीर पर न जाने कितनी जगह पर मरहम लगाया हुआ था और न जाने कितनी जगहों पर पट्टी बांधी हुई थी। जब तक होश में नहीं था दर्द का एहसास नहीं था, पर जब होश आया तो दर्द के मारे आंखों से आंसू बह निकले। मैं आवाज देकर पूछना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ मुझे कौन लाया है, पर फिर कुछ सोचकर मैं बहुत देर तक ऐसे ही आंखें बंद करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग आए, उनकी भाषा कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी मुझे, पर इतना जान गया था कि मैं दुश्मन देश की सरहद के पास वाले गांव में हूँ। मैं कब तक ऐसे पड़ा रहूंगा, यही सोचकर मैं शाम को होश में आने का नाटक किया और थोड़ी सी याददाश्त भूलने का नाटक भी किया। उस परिवार का मुखिया मुझे भला आदमी लगा। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया और आप लोग कौन हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसका नाम इमरान है और वो उस गांव का मुखिया है। ये गांव पाक सीमा के अंदर का है, पर झेलम के उस पार हिंदुस्तान की सरजमी है। मुझे ये सुनकर थोड़ी सी राहत मिली कि मुझ में और मेरे देश के बीच में सिर्फ ये नदी है, पर दिन के समय से पार करना बेवकूफ़ी थी, वो भी इतनी जख्मी हालत में। इसलिए मैंने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया। इमरान के परिवार में उसकी एक 10 साल की लड़की और 6 साल का लड़का था। उसकी बीवी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।